प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के मशहूर कथाकार विष्णु प्रभाकर जी की लिखी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी, जिसका शीर्षक है कहानी बनी नहीं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। उस दिन खूब बादल घिर आए थे और रिमझिम मेघ बरस रहा था। ऐसे समय एक नवयुवती ने अपूर्व की चित्रशाला में प्रवेश किया। उसने आते ही पूछा, तुम चित्रकार हो क्या? उसकी ओर देखकर अपूर्व बोला, जी हाँ, लोग कहते तो हैं। मेरा चित्र बना सकोगे? चेष्टा करूंगा। तब प्रकृति की निर्दोष रचना की तरह वह खिलखिला उठी। अच्छा, मैं प्रतिदिन ही यहाँ आया करूंगी, तब तुम मेरा चित्र बनाया करना चित्रकार। और वह लौट चली। फिर उसे कुछ ध्यान आया, पूछा, तुम्हारा नाम क्या है चित्रकार? अपूर्व कृष्ण, चित्रकार ने जवाब दिया और स्वयं भी लज्जा को परे हटाकर पूछा, क्या मैं भी आपका परिचय जान सकता हूँ? हाँ, मैं स्थानीय कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। माँ के संग केसरगंज में रहती हूँ और मेरा नाम कुमुद है। अपूर्व ने कुछ भी टिप्पणी नहीं की, चुपचाप अपना सामान बटोरने लगा। कुमुद चित्रशाला में लगे हुए चित्रों को देखने लगी। यद्यपि उसके चेहरे पर सहज स्वाभाविक हंसी खिल पड़ती थी, तो भी एक चित्र ने सहसा उसे एकदम गंभीर बना दिया। उसके इस परिवर्तन को चित्रकार ने नहीं देखा। चलते समय अपूर्व को संबोधित करके कुमुद ने पूछा, कल के लिए किसी विशेष आयोजन की तो आवश्यकता नहीं है चित्रकार महोदय? तब भी वह नहीं बोला। वह तो सरलता के इस निर्दोष रहस्य को अपनी चित्रशाला की संपत्ति बनाने का विचार कर रहा था। कुमुद इस पर एक बार मुस्कुराई, फिर बिना कुछ कहे ही चली गई। कुमुद परित्यक्ता है। जिस दिन माँ का आशीर्वाद लेकर वह पहले पहल ससुराल आई थी, उसी दिन उसका पति उसे छोड़कर कहीं चला गया था। क्यों चला गया था, इसका कारण खोजने पर यही मालूम हो सका कि कुमुद अपने पति के कल्पना प्रदेश की रानी से सौंदर्य प्रतियोगिता में हार गई थी। सौंदर्य को अपनाकर भी वह ग्राम्य बाला लावण्यमयी नहीं थी। पुरातन काल के किसी आदमी को भले ही इसमें कुछ विचित्रता मालूम हो, परंतु आधुनिक सभ्यता में पले हुए व्यक्ति की प्रसाधन और प्रदर्शन के बिना ही नारी सुंदरी हो सकती है। आज का सभ्य मानव इस बात की कल्पना नहीं कर सकता। तो विवाह की उस रात को जब कुमुद ने सुहाग साड़ी के छोड़ के परे अपने प्राणनाथ की ओर ताकने की चेष्टा तक नहीं की, तब उन प्राणनाथ ने निर्णायक शब्दों में गंवार है कहकर उसके हृदय में हलचल मचा दी। अपनी सहधर्मिणी के गौरव और उमंगों से पूर्ण हृदय को लक्ष्य करके पतिदेव ने जो तिरस्कार के भाव प्रकट किए, उससे कुमुद व्यथित हो उठी। देवता के स्वागत के लिए सजाए हुए मंदिर में अपमानजन्य निराशा को प्रवेश करते देखकर वह ठगी सी रह गई। उस समय मन ही मन भगवान से भी यह न कह सकी, देव, अर्चना की प्रणय सुधा से सिंचित अभिलाषा का जो यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसे मैं ग्रहण नहीं कर सकूंगी। उन 3 दिनों में उसने फिर पतिदेव के दर्शन नहीं किए। सुना कि वे अगले सवेरे ही कहीं चले गए। उसके बाद की कहानी की कल्पना कर लेना ही उचित है, शब्द उसे नहीं बता सकेंगे। लेकिन वही कुमुद आजकल अपूर्व की चित्रशाला में खुले मुंह चित्र बनवाती है। चित्रकार की तुलिका के संग एक रस होकर बैठकर प्रतिभा की तरह निश्चल। उस समय उसका भाव देखते ही बनता है। ऐसा मालूम होता है मानो विधाता की निर्दोष कला अपूर्व की चित्रशाला में मूर्तिमंत होकर आ गई है। एक दिन तुलिका को परे रखकर अपूर्व बोला, क्या आज आप तनिक देर ठहर कर मेरा आतिथ्य स्वीकार करने की कृपा कर सकती हैं? कुमुद ने कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं, माँ को चिंता होगी। अपूर्व को दुख हुआ, परंतु वह हंसकर बोला, यदि मैं आपको बिठाकर झूठ मूठ किनारों पर स्याही फेरता रहूं तो आप क्या करेंगी? कुमुद नहीं बोली, केवल स्वाभाविक मुस्कान की झलक उसके होठों पर चिपक कर रह गई। अपूर्व मन मारे बैठा रह गया। दिन भर नियमित रूप से काम करके जब अपूर्व संध्या की धूमिल छाया में बाहर की ओर झांकता तो रोज की तरह सड़क पर आदमियों का कोलाहल सुन पड़ता।
इक्के वाले स्टेशन को एक आना में पुकारते पुकारते दूर चले जाते। रेल का गौरव कम करने वाली मोटर भी वहीं आकर खड़ी होती। उस समय आंखों पर टूटी हुई ऐनक लगाकर चुंगी वाला मुंशी पेशियां भुगताता। पुराने नियम के अनुसार यात्री लोग पाई से लेकर चांदी के सिक्के तक उसके सामने फेंक कर चले जाते और उनके जाने के बाद फिर सन्नाटा छा जाता। तब संध्या के उस सन्नाटे में अपूर्व पर्दा हटाकर कुमुद के अधूरे चित्र को देखा करता। उसे ऐसा मालूम पड़ता मानो वह चित्र पूछता है, आप मुझे इस तरह क्यों देखा करते हैं? अपूर्व कहता, तुम्हें देखकर मेरा हृदय खिल उठता है। फिर वह अपने ही भावों को पढ़कर हंस पड़ता। कभी कभी रो भी देता, परंतु उसके हृदय की छाया मूर्ति से प्रकाश की किरणें आंख मिचौनी खेलना पसंद नहीं करती थी। उन दिनों वह बाहर बहुत कम दिखाई देता था। असहयोग का जमाना था। वहां के नेता प्रमोद चंद्र जेल में थे। उनके पश्चात जनता को आशा थी कि उनका प्रिय मित्र अपूर्व ही जननायक का पद ग्रहण करेगा, परंतु कई आवश्यक कारण बताकर वह बच गया। उसके गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर किसी ने विशेष आग्रह भी नहीं किया। इसी तरह कई दिन बीत गए। उस दिन चित्र समाप्ति की पहली संध्या थी। अपूर्व ने बिजली के प्रकाश में उस चित्र को देखा तो अपनी सफलता पर आप ही उछल पड़ा। नस नस में भरा हुआ मदिरा का उन्माद, मेघमाला से टपकता हुआ रस और अधरों पर छाई हुई उषा की लाली को लेकर यौवन मानो मचल रहा था। उस अचल और अनंत सौंदर्य को एकांत में पाकर पाप जाग पड़ा। प्रकाश को बंद करके उसने अतृप्त होठों को चित्र के आरक्त कपलों से छू भर देने का प्रयत्न किया। ठीक उसी समय कुमुद उसकी चित्रशाला में आ खड़ी हुई। अपूर्व रंगे हाथ पकड़े हुए चोर की तरह कांप उठा। कुमुद ने खिलखिलाकर कहा, आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई चित्रकार। अपूर्व आश्चर्य से पत्थर बन गया। वह कहती रही, अरे कम से कम प्रकाश तो कर लेते। अपूर्व का मन उलझन में तड़पने लगा। बिना हिचक के कुमुद ने कहा, अंधकार में तुलिका इधर उधर भटकने का भय नहीं रहता क्या चित्रकार? उसका हाथ स्विच पर पड़ चुका था। अपूर्व ने मानो आहत के हाथ से अमृत पिया हो। वह सिहर उठा और यही सिहरन उसकी शक्ति बन गई। मुस्कुराकर उसने चित्र का हैंडल कुमुद की ओर घुमा दिया। अपने सौंदर्य को प्रत्यक्ष देखकर वह सहसा चिल्ला उठी, कला की सीमा को अनंत बनाकर ही तुमने दम लिया चित्रकार। तुम इतने महान हो। अपूर्व कुछ रुककर बोला, तुम इसे कला की कुशलता कहती हो कुमु? कुमु? इस संबोधन को सुनकर वह चौंक पड़ी। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो कोई उसके मनोराज्य में घूमने की अनाधिकार चेष्टा कर रहा है। पर स्वस्थ होकर उसने अपूर्व की ओर देखते हुए कहा, मैं आपकी सफलता पर बधाई देती हूँ। मैं यही कहने आई थी, लौटने पर चित्र पूरा होगा। इससे अधिक कुछ न कहकर कुमुद चली गई। अपूर्व उस विचित्र परिवर्तन को देखता हुआ खड़ा रहा। लज्जा और ग्लानि से भरे हुए हृदय से उसने कहा, कुमुद ने मुझे अभी पहचाना नहीं। फिर कई दिन बीत गए। कुमुद चित्र लेने नहीं आई। वह माँ को लेकर पहाड़ पर चली गई थी। इधर एक दिन नगर में कुछ विशेष उत्साह दिखाई पड़ा। प्रमोद जेल से लौटे थे। जनता अपने नेता के स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। अपूर्व भी द्वार पर आ खड़ा हुआ और जब प्रमोद उससे मिलने आया तो उसने अभिमान को हृदय में छिपाकर उसके चरण छुए। प्रमोद ने पूछा, आनंद से तो हो अपूर्व? अपूर्व बोला, कलाकार सदा आनंद में रहता है प्रमोद। प्रमोद हंस पड़ा और इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद अपूर्व ने प्रस्ताव किया, आओ तनिक चित्रशाला का ही निरीक्षण कर लो। प्रमोद ने कहा, मालूम होता है कि कोई नया चित्र बनाया है। उसके बाद वे दोनों प्रत्येक चित्र की टीका टिप्पणी करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां कुमुद का चित्र लगा हुआ था। कहते हैं अपूर्व की सफलता का रहस्य इसी चित्र में छिपा था। कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के बीच में एक भावपूर्ण व्यक्तित्व बहुत आकर्षक मालूम पड़ता था। उस चित्र को लेकर महीनों तक मासिक पत्रों में चित्रकार को कला का सच्चा पारखी बताकर आंदोलन किया गया था। कुमुद ने यही कुछ पढ़कर ही अपना चित्र बनवाया था।
अपूर्व ने उस अधूरे चित्र को भी कहीं लगा दिया था। प्रमोद को यह चित्र दिखाने का लोभ वह त्याग न सका। प्रमोद ने उसे देखा, देखता रहा, फिर कहा, अद्भुत, यह कौन है अपूर्व? अपूर्व तो यही चाहता था। बिना किसी झिझक के उसने सारी कथा सुना दी। यह भी प्रकट कर दिया कि वह कुमुद को चाहने लगा है। प्रमोद कुछ नहीं बोला। अपूर्व को बहुत आश्चर्य हुआ। वह फिर कहने लगा, कुमुद स्थानीय कॉलेज में प्रोफेसर है। तुम्हारे जेल जाने के बाद 50 से बदलकर यहाँ आई है। आजकल माँ को लेकर पहाड़ पर गई हुई है, परित्यक्ता है, इत्यादि। प्रमोद ने जैसे जाग कर पूछा, यह किसकी बात कर रहे हो तुम? वही कुमुद की। तुम अनमने क्यों हो रहे हो प्रमोद? कुछ नहीं अपूर्व, यही सोच रहा था। कुमुद ऐसा कोई शब्द मेरे जीवन में एक बार सुनाई अवश्य दिया था, परंतु याद नहीं पड़ता कब। कुछ थम कर वह फिर बोला, तुमसे क्या छिपा है अपूर्व? रूप की प्यास के कारण घर छोड़कर भागा था, विदेशों की खाक छानी, अफसर बनकर लौटा और फिर एक दिन सरकारी ओहदे को लात मारकर उस विद्रोही फकीर की शरण ली। यदि उस दिन की और आज की चाह की तुलना की जाए तो पाप और पुण्य की व्याख्या इससे अधिक सुंदर नहीं हो सकती। अपूर्व कुछ चौंका। लेकिन अब और क्या चाहते हो तुम? प्रमोद सोचने लगा, फिर बोला, क्या चाहता हूं यह तो मैं भी नहीं जानता। फिर भी हृदय में जो रह रहकर टीसे मार रही है वे किसी अभाव के कारण ही है अपूर्व। इतना ऊंचा पद पाकर भी मुझे शांति नहीं मिलती। अपूर्व ने कहा, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहने में ही शांति नहीं मिलती तो और कब मिलेगी? शांति की यह विलक्षण व्याख्या सुनकर प्रमोद को उत्तर देने का साहस नहीं हुआ। भीत के सहारे खड़ा होकर वह फिर कुमुद के चित्र की ओर देखने लगा। सजीव से कहीं अधिक मूक वाणी की भाषा शक्तिमान होती है। वह स्वच्छंद रूप से किसी के मनोभाव के बहने में कोई बाधा नहीं पैदा करती। कुमुद पहाड़ से लौट आई। यह बात अपूर्व को उसके नौकर द्वारा मालूम हुई। उसने यह भी सुना कि जिस दिन प्रमोद चित्रशाला में थे उस दिन कुमुद आई थी, परंतु द्वार से ही लौट गई। उसे मालूम हो गया था कि प्रमोद इस समय चित्रशाला में है। उस दिन से उसके हृदय में नए विचारों की सृष्टि होने लगी। आंसू बह जाते थे और मीठी वेदना किसी सोई हुई स्मृति को सचेत कर देती थी। लेकिन इच्छा होने पर भी वह कुमुद के घर न जा सका। उससे दो बातें कहने के लिए उसकी इच्छा मौका तो चाहती थी, परंतु हृदय की गंभीर वेदना उसे ऐसा करने से रोक देती थी। 2 दिन बाद अपूर्व इन्हीं विचारों में डूब रहा था, तभी नौकर ने आकर कहा, वे गिरफ्तार हो गईं। अपूर्व चौंक पड़ा। कौन? वो फोटो खिंचवाने जो आया करती थी। कुमुद? जी हाँ, वही तो जा रही हैं। उसने खिड़की से देखा, जनता का अपार समूह उमड़ पड़ा था। कुमुद पुलिस के साथ आगे थी। पुष्प मालाओं से लदी हुई वह स्वर्ग की रानी की तरह लगती थी। उसकी सहज मुस्कान देवित्व की आभा में मिलकर अद्भुत गंभीरता छटका रही थी। लज्जा के वशीभूत होकर अपूर्व अंदर ही अंदर रो पड़ा। वह कहने लगा, तुमने मुझे जीत लिया देवी। पर ओह, उसका हृदय भर आया। वह रोया, खूब रोया। उसकी छोटी सी कुटिया जिसमें उसने कुमुद का प्रेम बटोर बटोर कर रखा था, विधि के आघात से टुकड़े टुकड़े हो रही थी। उन टुकड़ों में ही उसे सब कुछ स्पष्ट हो रहा था। उसने सोचा, जीवन का जो सत्य था वह कहाँ आकर प्रकट हुआ, वह अधूरी कहानी कहाँ आकर समाप्त हुई। इतने में कोई वहां आकर खड़ा हो गया। अपूर्व संभल कर उठ बैठा। प्रमोद उसके सामने खड़ा था। उसकी अवस्था की ओर ध्यान दिए बिना प्रमोद बोला, अपूर्व, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, सुनोगे? अपूर्व उसके पास आकर खड़ा हो गया। मैं सब कुछ जानता हूँ प्रमोद। कुमुद तुम्हारी परित्यक्ता पत्नी है, यही कहोगे ना? तुम्हें पाने के लिए उसने क्या नहीं किया, यह सब मुझसे छिपा नहीं है। तुम भाग्यशाली हो, जिसे तुमने ठुकराया वही तुम्हारी पूजा करती है। उसे स्वीकार करके अब इस कहानी को पूरा कर डालो। प्रमोद दोनों हाथों से मुंह ढक कर बोला, नहीं नहीं, यह कहानी पूरी नहीं होनी चाहिए। मैं इस पूजा को नहीं सह सकूंगा, नहीं सह सकूंगा। और वह तेजी से बाहर चला गया।
दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।